हेलो चैंपियंस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं बहुत ही अच्छी एक खबर लेके आया हूँ आपके लिए। भाई साहब, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे इंस्टा पे, पर्सनल मैसेज आ रहा था, सर आप कब अब ग्रामर का सेक्शन कब लेकर आने वाले हैं। मैंने बोला था आपसे घबराइए मत, जो अभी तक आपने ग्रामर में नहीं पढ़ा होगा, क्या क्या आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अब सारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको सुन के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साल भर से ग्रामर पढ़ा रहे होंगे ना, उनको भी तकलीफ होगी इस बात को कि हमें क्यों नहीं बताया यार, हम भी बच्चों को पढ़ा दिए होते। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई साहब ऐसी बातें जिससे आपका दिल होने वाला है खुश, और जिसको सुन के बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो क्लास 10th के बोर्ड के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तक ग्रामर कुछ नहीं पढ़े थे, कह रहे थे मुझे एरर पहचानने में दिक्कत हो जा रही है, मुझे इसमें क्या फील होगा, फीलर में दिक्कत हो जा रही है, मुझे कौन सा मोडाल्स फील होगा उसमें दिक्कत हो जा रही है। भाई साहब, मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा गोल्डन रूल जिसको इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे सर क्या बात है। ठीक है, तो क्या बात है, स्टार्ट करते हैं भाई। और आज के इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है तुमको। और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं कहूंगा, बस इसी वाले प्लेटफॉर्म पे, विवेक सर इंग्लिश वाले पे आपको मिलने जा रहा है एक ऐसा चमत्कारी वीडियो जो कि ये है। और इसमें मैं पूरा का पूरा ग्रामर फिनिश करने वाला हूँ, और वो भी ग्रामर में हर एक टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है, वही टॉपिक जिसको सीबीएसई भी हैरान हो जाएगा सुनकर, यार मुझे पेपर तो चेंज करना नहीं पड़ जाएगा। ऐसा सटीक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। हो जाइए तैयार और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एकदम ऊपर लिख दीजिए जय मां सरस्वती। स्टार्ट करते हैं। आइए भाई साहब, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो टेंस से स्टार्ट करूंगा। टेंस क्या, टेंस में सारी चीजों को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, अभी नोट कर लो, पहला क्वेश्चन आने वाला है, क्या है उसका गोल्डन रूल देख लो भैया, और वो याद रखना। अगर फिर से नोट कर लो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस तुमको दिख गया, पहले एक एक बात को नोट करना, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस तुमको दिख गया और बाद में तुमको कह रहा है कुछ सेंटेंस के बाद कि इसमें क्या होगा, चुपचाप उसमें परफेक्ट भर देना। और कौन सा परफेक्ट भरोगे, प्रेजेंट परफेक्ट भर दो। क्वेश्चन आ रहा है, अभी दावे के साथ कह रहा हूं, कई लोगों का पसीना छूटने वाला है। इतना सटीक जवाब कैसे दे देते हैं, इतना सटीक दावा कैसे करता है विवेक मिश्रा, सटीक जवाब करता है हर साल की तरह इस बार भी। अब सिंपल प्रेजेंट क्या, अगर इज एम आर से क्वेश्चन पहले दे दिया, बाद में कह रहा है बताओ क्या फील होगा, चुपचाप फील कर देना हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखना। और क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी देख लो, जैसे होगा वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, कुछ नहीं करना है यार, वी आर प्लीज दे दिया, यही तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसके बाद कुछ सेंटेंस वर्ड्स के बाद बोलेगा बताओ इसमें क्या होगा, इसको फिल कर देना, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, अभी नोट कर लो आने वाला है। अब कहोगे सर बाय द वे अगर ये चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूं, पूरा टेंस का निचोड़ इसमें तुमको देने वाला हूं। बस एक रूल में पूरा टेंस का निचोड़ दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं तुमको टेंस में। इधर आओ बता देते हैं तुमको, याद रखो। इज एम आर, इनके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कहोगे सर क्या इज एम आर के साथ ही आएगा, नहीं, वाज वर्ग के भी साथ आएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हो भाई बहुत सिंपल है, सिंपल तो है लेकिन यही तो कलेजा निकालेगा। आगे बढ़ते हैं, हैज, हैव और हैड, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, याद रखना। क्वेश्चन रिपीट है, आ रहा है, मुझसे बोला है कि मैं आ रहा हूं, आ रहा है क्वेश्चन, याद रखना। हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर देख लो, कोई भी मोडाल्स वर्ब होता है, चाहे वो विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मोडाल्स वर्ब होता है, उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, जब तक कि इस मोडाल्स के बाद बी न दिया हो तुमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और जब मोडाल्स के बाद बी दे देगा तो तुमको थर्ड फॉर्म लगाना। क्योंकि सर टेंस खत्म हो गया क्या, अरे पागल, इससे ज्यादा टेंस से कुछ पूछने वाला भी नहीं है वो, ये मैं पहले भी बता दे रहा हूं। जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो उसमें लिखते हो डियर सर, डियर सर के बाद लिखते हो आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म में, एक उसमें से आपको फिल करना रहेगा, और वो इसी में से कोई एक पे आने वाला है, एकदम श्योर है, एकदम माइंड में अपने बैठा लो, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन को आपने देखा, चीज़ों को नोट कीजिए, मात्र 10 सेकंड का समय आपके पास, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और वो बढ़ेंगे हम भाई साहब मोडाल्स की तरफ। जल्दी नोट कीजिए।
आ जाओ भाई, खत्म करते हैं, हो गया ये। इधर आ जाओ, एक चीज और देख लो, कंडीशनल सेंटेंस भी तैयार कर लो। कंडीशनल सेंटेंस कुछ नहीं रखा इसमें, याद रखो 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होता है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ करना है क्या तुमको? कुछ नहीं करना है। इधर याद रखो यार, सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले तो याद रखो कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? इफ या वेदर से। कोई भी सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट होता है, वेदर से स्टार्ट होता है तो कंडीशनल है। कभी कभी वैन से भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखो। अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है, जैसे इज एम आर के साथ नाउन दे दे तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है, या फिर डू डज दिया है तो भी सिंपल प्रेजेंट है, या फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस दिया है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो अगर इफ या वेदर के साथ, इफ या वेदर के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है तो कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि उसके बाद आपको लगाना है सिंपल प्रेजेंट। ये हमारा जीरो कंडीशनल कहलाता है। दोनों के दोनों तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट होगा और इसको कहेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको? जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और देखो एक चीज और याद रखना है कि कभी भी इफ या वेदर लगा हो तो यहाँ पे तुमको देन लगा कर देगा, देन। बिल्कुल नहीं, हिंदी में लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं। इफ देन की जगह पे हम कॉमा का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? देन की जगह पे कॉमा का। वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर पहला सेंटेंस इफ या वेदर के बाद पहला सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो आने वाला सिंपल फ्यूचर होगा। क्या होगा? सिंपल फ्यूचर होगा, जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं। अगर इफ या वेदर के साथ पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा, याद रखिएगा। फिर से सेकंड कंडीशनल जिसको हम बोलते हैं वो क्या है कि अगर इफ या वेदर के साथ कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल वर्ड में बात कर रहा हूँ, इफ या वेदर के बाद अगर वर्ड दिया हो, मतलब इमेजिनेशन किया हो अगर, तो वहां पे आपको नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वुड का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इफ या वेदर के बाद, इफ या वेदर के बाद अगर सिंपल पास्ट दिया हो, अगर सिंपल पास्ट दिया हो तो भाई साहब आने वाला सेंटेंस जो होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा, मतलब वुड हैव का यूज करना है आपको। बताओ तो अभी तक पढ़े थे क्या? नहीं पढ़ाया गया होगा। देखो कंडीशनल सेंटेंस भी बता दिया और ये भी आने वाला है, क्योंकि एरर फाइंड करने में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आपको बिल्कुल ही गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो इफ या वेदर इज एम आर के साथ नाउन होता है तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, जिसको जीरो कंडीशनल कहते हैं। इफ या वेदर के बाद सिंपल प्रेजेंट अगर रहता है तो सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। अगर इफ के साथ इमेजिनेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इमेजिनेशन, अगर इमेजिनेशन होता है तो वुड का यूज करेंगे। और इफ या वेदर के साथ अगर सिंपल पास्ट होगा तो वुड हैव का यूज करेंगे। एसएससी एनडीए से भी क्वेश्चन उठ चुका है भाई, तो तुम किस लेवल के हो? आने वाला है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी नोट करो। चलो भाई, अब तुम्हारा टाइम होता है खत्म, अब तुम्हारा टाइम होता है खत्म। नेक्स्ट आते हैं, उसके पहले टाइम तो हो गया तुम्हारा खत्म, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन बता दो फिर आगे बढ़ते हैं हम। सीबीएसई भी हैरान होने वाली है, ऐसा केस किया हूँ, ठीक है। पेपर ना चेंज कर दे वो। देखो भाई, अब देखो, अगर मान के चलो मैंने दिया इफ इट रेन्स, क्या दिया भाई? इफ इट रेन्स, और यहाँ पे मैंने दिया आई, फिर डैश कर दिया, यहाँ पे लिखा है गो टू स्कूल, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा डू, डज, डिड, और एक ऑप्शन और लिख दे रहा हूँ विल नॉट गो टू स्कूल। बताओ ये किस कंडीशनल सेंटेंस का है? तुमने बोला सर, आपने बताया था कि भैया अगर पहला सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमारा सिंपल फ्यूचर में होगा। तो बताओ सिंपल फ्यूचर क्या है? विल है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? विल को फिल कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब कहोगे सर इसके बाद क्या रूल बताइए, आ जाओ बता देता हूँ।
इधर देखो, एक और रूल नोट कर लेना तुम लोग, जिसको हम पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में लाते हैं। किस में लाते हैं? पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में लाते हैं। क्या करना है तुमको? याद रखो कि पास्ट परफेक्ट का एक रूल होता है कि अगर एक साथ दो वर्क हो रहे हैं, फिर याद रखो अगर एक साथ दो वर्क हो रहे हैं तो जो फर्स्ट वर्क होगा उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, माफ कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट में हम रखेंगे। जो अदर वर्क होगा उसके पहले बिफोर या आफ्टर का यूज करके जो नेक्स्ट वर्क होता है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत फेमस आपने वो एक सेंटेंस सुना होगा कि द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो कभी कभी इस रूल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको एकदम अच्छे से एकदम तैयार होना है। साथ में ये भी नोट कर लीजिए, व्हेन के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है और वाइल के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, सोच के हैरान हो जाओगे। चलो नोट कर लो इसको भी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मोडाल्स। आ जाओ। मोडाल्स क्या कहता है और मोडाल्स में कितने रूल्स पढ़ना है ये भी बता दे रहा हूं तुमको। देखो, आपने कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड का साल भर से पढ़ते यारो भैया सब आएगा सब आएगा सब आएगा। अरे भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो सीबीएसई का, किस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इधर ध्यान दो। कैन और मे का पहले डिफरेंस समझ लो भाई। कैन, बस एक चीज याद रखना है आपको, परमिशन नहीं, परमिशन से सारी चीजें तो पॉसिबिलिटी हैं। तो ये कहता है कि भैया हमारे पास पॉसिबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है। हम जो काम करते हैं वो कंफर्म करते हैं। क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं। मे कहता है हमारे पास 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ कह देते हैं भैया संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो जब 50-50 चांस होगा वहां पे मे, जैसे शायद आज बारिश आए, जब पहले ही शायद आ जाए, और बारिश तो तुम्हारे हाथ में है नहीं ना कि मेघारे बरसों बरसों चिल्लाओगे। तो ये क्या है, मे तुम्हारी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, 50-50 की है, इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे। और इसको जब कंफर्मेशन की बात होगी तो कैन का यूज कर दिया जाता है। आप बोलोगे सर एक और बता दो भैया, एक और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? वो होता है आपका मस्ट का यूज देख लो और शुड का यूज देख लो। किसका देखोगे? मस्ट का, शुड का। दोनों एडवाइस बताते हैं, मस्ट भी एडवाइस बताता है, शुड भी एडवाइस बताता है। लेकिन जो मस्ट होता है ये कहता है भैया 100%। अगर मैं जहां पे लगूंगा, बात समझ लो, मेरा व्यवहार है, मेरा एक अपना खुद का अस्तित्व है, तो मैं जहां लगूंगा वहां काम होना ही चाहिए। अगर मेरे साथ नॉट लगा दिए तो उस काम को करना ही नहीं है। एकदम एकदम सटीक जवाब देता भैया। लाइफ में बनना हो ना तो मस्ट की तरह बनो। लाइफ में ग्रामर और कोई बताया कि मोडाल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल दीजिए किसकी तरह बनना है, मैं बोलूंगा मस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि ये कहता है अगर मुझे लगाए हो तो काम करो, और नहीं लगा रहे हो, अगर मेरे साथ नॉट लगा दिए तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुड कहता है भैया ये भी एकदम 50-50, क्योंकि ये एडवाइस देता है। एडवाइस का मतलब क्या कि हॉस्पिटल के किसी कॉर्नर में लिखा है कि यू शुड नॉट स्मोक। अब ये कह रहा भैया कोने में जाके पी सकते हो, लेकिन मस्ट कहेगा हाथ पैर तोड़ देंगे मार के। अगर हम लग गए हैं जहां, वहां पे तुमको बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं करना है तो नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको बना के बताना कि ये कहता है 50-50 चांस, क्योंकि एडवाइस देता है, बहुत ही वीक ऑब्लाइजेशन है भैया इसका। और ये कहता है भैया 100%, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये दो एग्जाम्पल बताने के बाद आप जरा इधर आइए और मैं क्या बताने वाला हूं उसको समझिए। कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हो, माफ कीजिएगा, अगर मान के चलिए कि कंपाउंड सेंटेंस दिया हो, मोडाल्स की बातें मैं बता रहा हूं, अब अधिकतर क्वेश्चन यहां से उठ भी जाता है कि अगर मान के चलो कि कंपाउंड सेंटेंस दिया है और यहां पे दे दिया कि सी सैड डैड, सी, यहां पे ऑप्शन है विल का, वुड का, गो।
अब एक बात बताओ, सी सेड दैट सी डैश वुड गो। अब तुम कहोगे यार विल होगा कि वुड होगा, अरे कुछ मत देखो भाई, यहां देखो, ये अगर पास्ट है तो फिर चुपचाप इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। ऐसा ही कैन के साथ कुड का भी होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे दे कि सी सेड डेट सी कैन और कुड, और फिर यहाँ पे गो कर दिया, कुछ मत करो यार, यहाँ पे पास्ट दिया है तो यहाँ पे कुड का यूज कर दो, प्रेजेंट देता तो विल लगाते, प्रेजेंट देता तो कैन लगाते। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, मोडाल्स खत्म है तुम्हारा, नोट करो। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है पता है आपको? नेक्स्ट टॉपिक है, क्या ही मैं बताऊं, अब क्या ही बोलूं भैया, कहाँ थे तुम लोग अभी तक? है कहाँ थे? साल भर से ग्रामर पढ़ रहे हो, साल भर से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ भाई साहब, मैं हूं ना, चैलेंज तो नहीं कर रहा हूं किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स को, क्योंकि मेरा एक स्वाभिमान है और मैं हमेशा जानता हूं, मैंने अपने गुरु लोगों से, मैं अपने माँ बाप से, मैं अपने बड़ों से बस एक चीज़ सीखा हूँ, मैं अच्छा हूँ ये मेरा स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है, जो कि मैं करता नहीं हूँ। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरे के बाद कोई पढ़ा नहीं सकता। भैया धरती पे वीरों की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात पक्का बता रहा हूँ कि जो बातें मैं बता रहा हूँ ना इसमें, वो आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, पक्का कह रहा हूँ। इसीलिए इसको पढ़ लो, उसके बाद देखो यार ग्रामर में नंबर क्यों नहीं आता है। 12 में से 10 क्वेश्चन करते हैं, 12 आउट ऑफ 12 कर दोगे, 2 क्वेश्चन छोड़ देना। ओके, आओ इधर देखो, अब हम बढ़ते हैं डिटरमिनर की तरफ। किधर बढ़ते हैं भैया? डिटरमिनर्स की तरफ। डिटरमिनर्स क्या कहता है? ये कहता है भैया हमको डिटरमिनर्स क्यों बोले तुम लोग। एक बात बताऊं तुमको, क्या हुआ कि सपोज डैट ऋतिक रोशन जी ने मूवी बनाई, ठीक है, वहां पे उनका बायोपिक कोई और कर रहा है, मूवी ऋतिक रोशन की तैयार हो रही है, ऋतिक रोशन सोचेंगे यार सबकी बायोपिक मैं बनाता हूँ, आनंद सर जैसे टीचर्स की बायोपिक मैंने बनाया, मेरी बायोपिक कौन बना रहा है? सब कुछ तो आ जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन जो वो आर्ट है, जो वो कला है, जो ऋतिक रोशन जी के पास है, वो तुम्हारे पास आएगा क्या? नहीं आ सकता है। बायोपिक के लिए क्या लगता है? टैलेंट लगता है ना, वो तो है नहीं तुम्हारे पास। जैसे मैंने बताया भैया डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर को क्या बोलो, एडजेक्टिव ही बोलो ना यार, एडजेक्टिव बोलो। चलो आज तुम्हारे आंखों से ना एक पर्दा हटा रहे हैं हम, तुम्हारे आंखों से एक पर्दा हटा रहे हैं हम, वो क्या है कि डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स मत चिल्लाओ, एडजेक्टिव बोलो। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप बहुत होशियार बने हैं। कैसे होशियार? वे पढ़े उतना तब तो होशियार बने हैं। देखो इधर डिटरमिनर्स क्या कहता है कि भैया मैं नाउन को फॉलो करूंगा, जहां मेरा अस्तित्व तब तक है जब तक नाउन है, नाउन नहीं तो मैं भी नहीं। एडजेक्टिव क्या करता है? ये भी तो नाउन को फॉलो करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सच्चाई बता रहा हूं, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और एडवर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। ये बात याद रखिएगा, अभी किताब उठाइए ना, शोध कर लीजिए, गलत बोल रहा हूं तो। एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडवर्ब के बाद वर्ब, ठीक है। तो ये कहो यार हमने क्या डिटरमिनर में क्या क्या पढ़ते हो? आर्टिकल्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आर्टिकल्स के बाद तुम पॉजिटिव पढ़ते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और सेम चीजें एडजेक्टिव में भी पढ़ते हो। अब कहोगे सर ऐसा, अब तो प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं हम, पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। भैया तो प्रोनाउन के बाद नाउन थोड़ी ना आता है, प्रोनाउन तो नाउन की रिपीटिशन को कंट्रोल करता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, डिटरमिनर के बाद नाउन आता है। तो डिटरमिनर को एडजेक्टिव बोलने में कोई समस्या है क्या तुमको? नहीं है ना? फिर आगे देखो, अब इसमें कहोगे सर सारे डिटरमिनर्स, अबे इधर देखो, सारे डिटरमिनर्स क्यों पढ़ोगे? सारे डिटरमिनर्स ना मत पढ़ने का, ठीक है ना, कुछ डिटरमिनर्स पढ़ने का, जैसे कि सम और एनी का डिफरेंस जानने का। बहुत शानदार। सम कहता है कि मुझे लगाना तुम पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव। एनी कहता है कि मुझे नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करना, ठीक है। और सम का मतलब भाई, अब देखो, सम कहता है पॉजिटिव, एनी कहता है नेगेटिव,
और सुन लो, सम का जो यूज करते हैं अथवा आप बोलोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म का नाउन है तो उसके साथ सम लगा देना, और अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एनी का यूज कर देना। बताओ तो कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? डू यू हैव डैश बुक, एनी होगा कि सम होगा? अरे बता दो ना, आप बताओ तो फिर लिखने की जरूरत क्या होगी? डू यू हैव डैश बुक, एनी बुक होगा। डू यू हैव डैश बुक्स, सम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको नोट कर लो बेटा। उसके बाद हम बढ़ते हैं डिटर्मिनर्स के नेक्स्ट पार्ट पे। चलो भाई, अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं डिटर्मिनर्स का एक और चीज, और वो क्या है? तो वो है भैया मच और मेनी को देख लो। मच और मेनी, मच और मेनी, कुछ नहीं करना है। मच मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए, किसके लिए यूज करेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और मेनी का यूज किसके लिए करेंगे? काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए करेंगे बच्चा लोग? काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए, मेनी का यूज करेंगे काउंटेबल के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वो है हमारा फ्यू और लिटिल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, घबराओ मत। सबसे पहले तो जान लो, फ्यू जो लगेगा काउंटेबल के लिए लगेगा, और लिटिल जो लगेगा वो अनकाउंटेबल के लिए लगेगा। ठीक है, फ्यू जो लगेगा काउंटेबल के लिए, लिटिल जो लगेगा अनकाउंटेबल के लिए। अब इसमें भी फैमिली होती है। कहोगे सर द फ्यू का यूज कहाँ करते हैं? द फ्यू, ऑ फ्यू का यूज कहाँ करते हैं? और फिर से द लिटिल का यूज कहाँ करते हैं? और ऑल लिटिल का यूज कहाँ? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो भाई, दो लिटिल का यूज मतलब कि अगर दो सेंटेंस है, ये ट्रिक बता रहा है तुमको, कंपाउंड सेंटेंस अगर है तो चुपचाप दो लिटिल का यूज कर लेना। कंपाउंड सेंटेंस नहीं है तो चुपचाप तुम वहां पे ऑल लिटिल का यूज कर लेना। सिर्फ इसमें भी दो फ्यू मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, और ऑ फ्यू कंपाउंड सेंटेंस नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि भैया ये मांगता है नंबर, और ये मांगता है तुम्हारा क्वांटिटी। क्या मांगता है? क्वांटिटी। ओके ओके चैंपियंस, नाउ नोट इट। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे नरेशन। आहा क्या टॉपिक है भाई, नरेशन। काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भैया नरेशन पे जो मैंने वीडियो बनाया उसको आप देखिए। मैं आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस पे आएगा वो होगा आपका इंट्रोगेटिव लेवल का। किसका होगा बच्चा लोग? इंट्रोगेटिव लेवल का। क्वेश्चन कैसे दे देगा? कैसे दे देगा क्वेश्चन? ये देखो, सोनू ने कुछ कहा है हमसे, पता है क्या कहा है? कह रहा है सोनू, वाई आर यू नॉट टीचिंग मी। सोनू ने मुझसे बोला कि भैया तुम मुझे पढ़ा क्यों नहीं रहे हो सर? सर क्या जवाब सुनना, सर कह रहे हैं वेयर वर यू यस्टरडे, कल कहाँ थे तुम? अब भैया सोनू जो है ना, वो कह रहा है कि सर आपने कल पढ़ाया। मैंने कहा पढ़ाया। कहाँ थे तुम भाई? सोनू कह रहा सर हम शादी में गए थे। जब शादी में गए तो बर्बादी देखो अपनी। इधर देखो, सोनू ने बोला सर से, सर ने बोला जवाब दिया। अब क्या कहेगा सीबीएसई बोर्ड? हाँ, ये कहता है कि सोनू आस्क्ड, उसके बाद कर देगा डैश, फिर से कहेगा सर आस्क, सर ने भी तो कुछ पूछा है, रिप्लाई किसी का नहीं आया। अब कहोगे सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है क्या नरेशन? एकदम ऐसा ही आता है यार। इधर देखो, जवाब कैसे दोगे तुम? सोनू का सेंटेंस चूंकि था, यहीं पे समझ लो सब सारी बातें, ठीक है। वाई दे दिया, एक काम करता है वीआर हटा देते हैं यहाँ पे, हम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वर यू स्टार्ट। ओके, अब ये होगा यार, सोनू जो क्वेश्चन पूछा है वो किससे पूछा है?
वाई से पूछा है। और जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो कोई कंजक्शन नहीं लगाते हैं, वाई का वाई रहने देंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सर के अकॉर्डिंग सर तो है भैया ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद टेंस चेंज होता है, क्योंकि जब ये पास्ट में रहता है तो टेंस चेंज होता है, वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना। इज एम आर कन्वर्ट किस में होता है, वाज वेयर में, तो ही वॉज नॉट टीचिंग मी, फर्स्ट पर्सन है ना, तो सोनू के अकॉर्डिंग हो जाएगा भैया हिम। झूठ बोल रहे हैं क्या, सही है ना। सर ने पूछा सर आस्क, वर था, अब देखो यार वर दे दिया, मतलब वर किससे, हेल्पिंग वर्ब से है, इसमें हम लगा देंगे कंजक्शन इफ या वेदर। जब भी सेंटेंस इफ या वेदर से, सॉरी, जब भी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ यू सेकंड पर्सन है, सोनू के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। और इसका भी टेंस चेंज होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, इफ ही हैड बीन यस्टरडे। आप कहोगे सर वाह, यही आ ही रहा है, इंट्रोगेटिव लेवल का ही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है रिपोर्ट करने के लिए, एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इनके सेंटेंस को रिपोर्ट करो, वो भी बिल्कुल ही बिल्कुल, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। रिपोर्ट का मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब नरेशन ही तो है। और अगर आप नरेशन को पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे इस वीडियो के बाद एक बार नरेशन पे मैंने वीडियो बनाया, उसको देख लेना भैया। केवल असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको छोड़ के कुछ नहीं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पक्का कह रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला इस क्वेश्चन के बाद तुमको, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो कुछ जान गए होगे ना यहाँ पे। और एक बार उस नरेशन वाले वीडियो को भी देख लेना, पूरा का पूरा तुम्हारा नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नरेशन बेस पे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। रिपोर्ट भी करने के लिए आएगा तो वो भी तुम्हारा नरेशन ही है। ओके, नाउ अब हम बढ़ने जा रहे हैं भैया, वो है हमारा एस बी कॉन्कर्ड। क्या है, एस बी कॉन्कर्ड। एस बी कॉन्कर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहा है, एस बी कॉन्कर्ड। आइए, एस बी कॉन्कर्ड, इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब, इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें हमको सब्जेक्ट पहचानना होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट का ही तो सारा मार है भैया, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस हमको ये समझाना रहता है। क्योंकि जानते हो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ होगा, वर्ब होगा 2 किलोमीटर दूर, पटोना जाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। तो सब्जेक्ट और वर्ब में हमको ढूंढना है। जैसे क्वेश्चन दे देगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, डैश कर दिया, उसके बाद ऑप्शन होगा आपका वॉज और वर प्लेइंग क्रिकेट। क्या क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब कहोगे सर क्या बताऊं मैं, दिल के अरमा आंसू में बह गए, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है राम के अकॉर्डिंग लगाएं कि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाएं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाई साहब जब रूल पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा, यार देखो, अगर कोई भी को रिलेटिव कंजक्शन से 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो, फिर ध्यान से सुन लो, अगर को रिलेटिव सब्जेक्ट कंजक्शन से कोई भी 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट राम है, एक सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, तो जो वर्ब के पास में होगा ना, जो वर्ब के पास में होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। तो वर्ब के पास में है क्या, क्या है, हिज फ्रेंड्स है ना, चुपचाप वर्ब का यूज कर दो, दिक्कत है क्या। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी के साथ नहीं कहता, ये कॉन्सेप्ट एज वेल एज के साथ भी कहता है, यही वाला कॉन्सेप्ट कहता है एज वेल के साथ। 2 चीजें तैयार हुई। और कुछ भी, अब ये देखो तुमको इसमें करना क्या है, सिर्फ एक चीज याद रखो, को रिलेटिव कंजक्शन। क्या याद रखोगे तुम लोग, को रिलेटिव कंजक्शन, जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनते हैं कंजक्शन, उसको को रिलेटिव कंजक्शन बोला जाता है। जब 2 सब्जेक्ट को रिलेटिव कंजक्शन से ज्वाइन होंगे, तो जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद आप एक चीज और तैयार कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना यार, पूरा गेम ही खत्म कर दे रहे हैं। ये देखो तुम, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम्हारा इस वीडियो में कंप्लीट है। खैर इस वीडियो में तो सारे ग्रामर को मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। क्या करना है तुमको, एस बी कॉन्कर्ड, सबसे पहले 2 स्टेटमेंट याद रखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वो एग्री करते हैं किसके साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ। किसके साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो एग्री करते हैं किसके साथ, प्लूरल वर्ब के साथ। बस ये स्टेटमेंट को याद रखो, ठीक है ना, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ वही करना है जो हम बता रहे हैं तुमको। याद कर लो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, ही, सी, इट,
दिस डैट, और सुन लो, नेम, सिंगल नेम, ये तो तुमको पता ही होगा। फिर से द नंबर, कोई सेंटेंस अगर द नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी सिंगुलर है, ठीक है। वन ऑफ द, वन ऑफ अगर सेंटेंस में है तो वो भी सिंगुलर है। ईच, एवरी, ठीक है, ईच एवरी, दिस डैट ही सी इट, ये हो गया तुम्हारा। और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो वो भी तुम्हारा सिंगुलर है। ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा वो भी तुम्हारा सिंगुलर होगा। इन सारे वर्ड्स के साथ, इनके साथ अगर कुछ भी आता है तो सिंगुलर वर्ड। और साथ में ये भी याद रखो, जितने भी तुम्हारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, अगर वो एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो भी हमारे हो गए। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उनके साथ भी, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही एग्रीमेंट करेंगे। किसका? इसको छोड़ो, इस तरफ हमने सिंगुलर लिख दिया, अब हम एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट को भी लिख दे रहे हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखो, आई, वी, यू, दे, ठीक है। उसके बाद अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जब वो अलग अलग बातें हों, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हो गया तुम्हारा ईच एवरी, हाँ। ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो भी तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो बस आपको याद क्या करना, अब सवाल ये आता होगा कि सर ये तो आपको मैंने सॉरी ये तो आपने मुझे बता दिया, अब ये बता दीजिए कि वर्ब कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। तो ये देखो, सिंगुलर वर्ब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब में क्या हो, सबसे पहले तो मेन वर्ब में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस और ई एस जुड़ा होगा तो वो तुम्हारा सिंगुलर होगा। डज भी तुम्हारा सिंगुलर है, इज भी तुम्हारा सिंगुलर है, ठीक है। हैज तुम्हारा सिंगुलर है, हैड तुम्हारा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, वैसे एम बोथ हैं, दोनों हैं, ठीक है। बस इतना याद कर लो। इधर आ जाओ, प्लूरल में क्या होगा, जिस मेन वर्ब में एस और ई एस नहीं लगा होगा वो तुम्हारा सिंगुलर है। हैव तुम्हारा सिंगुलर है, आर प्लूरल है, आर तुम्हारा प्लूरल है, ठीक है। डू तुम्हारा प्लूरल है, हैज हैव में दोनों, हैड जो होता है वो दोनों होता है, एम भी जो होता है दोनों होता है, क्योंकि आई के साथ ही सिर्फ एम को बिलोंग करेंगे हम। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इससे बाहर ही कुछ आने वाला नहीं है, इसको तुमको पढ़ना होगा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी के जो मेजरमेंट होते हैं, अगर मेजरमेंट के पहले कोई नंबर दे दिया तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे 10 किलोमीटर, जैसे 10 किलोमीटर, समझ में आ रहा है ना, ये भी तुम्हारा सिंगुलर हो जाएगा। अब जरा बताओ इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है आपको? रूल्स पूरा का पूरा मैंने इस 30-35 मिनट्स की वीडियो में पूरी की पूरी ग्रामर को मैंने एकदम निचोड़ निकाल के इसका रख दिया है। इतना पढ़ो, उसके बाद तुम लेके बैठो किताब कापी, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर वहाँ से कोई दिक्कत होती है ना तो फिर तुम मुझे बताओ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, जितने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, उनको शेयर करो, उनसे बताओ भैया इससे बड़ा रैपिड रिवीजन इस वीडियो के बाद और इस वीडियो के पहले इतना तगड़ा रैपिड रिवीजन किसी ने भी नहीं करा होगा, क्योंकि पूरे ग्रामर को सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पूरे ग्रामर से भी मैंने ना उस कोयले में से हीरा निकाल के तुमको दिया है। उसको पढ़ो, उस पढ़ने के बाद अगर कोई भी डाउट उसके बाद भी होता ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर रखो, मैं उस डाउट को भी क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं हम राइटिंग स्किल के साथ। थैंक यू सो मच।